caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि हॉस्पिटल में पूछे गए थे मेरे से। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें मतलब जो टेस्ट होता है वो कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं सबको मोस्टली 20 से 30 के बीच में बताता हूँ, क्योंकि 25 तक सब पूछते हैं। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो 60 क्वेश्चन का आया था, मतलब 60 क्वेश्चन टोटल पूछे हुए थे उसमें। तो उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। 30 क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल से थे, वो तो हर कोई कर लेगा। तो आज वही 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस देखनी है और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो पहला क्वेश्चन था वो था नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होती है जो पेशेंट के एडमिटेड होने के बाद, मतलब 48 आवर्स के बाद, मतलब एडमिशन के 48 आवर्स के बाद पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये हो सकती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें कॉटी और क्लैप्सी मेन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था रिटेंशन पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन आइटम। जैसे कि ड्रेसिंग सेट होता है या कैथेटर सेट होता है या सीवीएल सेट होता है, तो उसको एक ग्रीन शीट में अगर कवर करके बेचते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो होता है 72 आवर्स। तो मतलब 3 दिन के बाद हमने उसको डिस्कार्ड करना होता है या फिर दोबारा से ईटीओ करवाना होता है। तो अगर हम 72 आवर्स से पहले उसको यूज़ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो उसको रिटर्न हमने बेचना होता है। तो इसके साथ साथ एक और भी ब्लू कलर की शीट में हम कवर करके लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं एसएमएस शीट। तो एसएमएस शीट का मतलब है स्पन बाउंड, मेल्ट ब्लोन, स्पन बाउंड। ये 3 लेयर्स का बना होता है। तो इसके अंदर जो भी हम पैक करते हैं वो हम 1 मंथ तक ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर उसको हम नहीं यूज़ करते तो उसको दोबारा से ईटीओ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती 1 मंथ तक। तो 1 मंथ के बाद उसको हमने दोबारा से ईटीओ करवाना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं उनकी पोजीशन हमें कितने टाइम के बाद चेंज करवानी पड़ती है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि हम एवरी 2 आवर्ली पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाते हैं। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या फिर पेशेंट को मतलब हमने सिडेट कर रखा है, या फिर पेशेंट बेड रिडन है, या फिर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, पैरालाइज हुआ है, तो हमने उसकी पोजीशन चेंज करवानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि बेड सोर का और नाम क्या है। तो आपको अलग अलग मतलब ऑप्शंस मिल जाएगी कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसको हम मतलब 3 नाम से ही बुलाते हैं। पहला बेड सोर है, दूसरा प्रेशर अल्सर है, तीसरा है डेक्यूबाइटिस अल्सर। तो ये तीनों को दिमाग में रखना। अगर ये तीनों में से कोई एक भी आ रहा है, मतलब बेड सोर का दोनों में से कोई एक भी नाम पूछ रहे हैं, तो ये दोनों पे किसी पे भी आप टिक कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जीसीएस का मिनिमम स्कोर क्या है। तो जीसीएस का आप सबको पता है, जिसको हम E4, V5 और M6 काउंट करते हैं। तो टोटल 15 होता है, हाईएस्ट 15 है, और जो लोएस्ट स्कोर है वो है जो मिनिमम स्कोर है वो है 3। मतलब अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है डेड पेशेंट का कितना जीसीएस होगा, तो उसका भी 3 ही लिखना होता है, 0 कभी नहीं हम लिखते, क्योंकि E1, V1 और M1 अगर तीनों को हम काउंट करते हैं तो 3 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी ड्रग्स है जिसको हम डबल लॉक के अंदर रखते हैं। जो आपको पता है, जो हाई रिस्क मेडिसिन है वो हम सिंगल लॉक के अंदर रखते हैं, लेकिन जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जैसे कि फेंटानिल हो गया, मॉर्फिन हो गया, या फेंटानिल पैचेस हो गए, या पैथिडीन हो गया, तो ये सारे नारकोटिक के अंडर आते हैं। तो इसलिए इसको हम डबल लॉक के अंदर रखते हैं। मतलब इसकी जो चाबी है वो भी सुपरवाइज़र के पास रहती है। जब भी आपने यूज़ करना है तो सुपरवाइज़र के सामने यूज़ करना होता है, मतलब उसके सामने ही फिल करना है। फिर इसका खाली एम्प्यूल हम वहीं पे रख लेते हैं अपने पास, उसको डिस्कार्ड नहीं करते। और अगर एक्स्ट्रा वो मेडिसिन हमने फिल कर ली है तो उसको हमने रनिंग वाटर के अंदर डिस्कार्ड करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो उसके 7 डेज़ के बाद या फिर 5 डेज़ के बाद, मतलब 5 to 7 डेज़ के बाद जो है बेस्ट टाइम होता है। अगर 1 को स्टार्ट हुए तो आप 6 और 7 के बीच में आप कर सकते हो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट टाइम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था लामा, मतलब लामा की फुल फॉर्म पूछी थी उन्होंने। तो जो आंसर थे वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाले उन्होंने दिए थे, जैसे कि लिविंग एज मेडिकल एडवाइस, या लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस,
या लिखा था लेफ्ट आफ्टर मेडिकल एडवाइस, और एक लिखा था लिविंग एट मेडिकल एक्ट। तो मतलब कंफ्यूज करने वाले आंसर हो सकते हैं, लीव को, लिविंग को, लेफ्ट को अलग अलग करके दिखाया होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जब ब्लड निकलता है, चाहे वो खांसी के थ्रू निकले, चाहे वो वैसे स्पिटिंग के दौरान निकले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं हीमोपेटाइसिस। तो दो नाम होते हैं कंफ्यूज करने वाले, अगर वो आपको इंटरव्यू के दौरान भी पूछ सकते हैं, हीमोपेटाइसिस और हीमाटोमेसिस। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन हीमोपेटाइसिस मैंने आपको बता दिया कि जब स्पूटम के दौरान या फिर कफ के दौरान ब्लड निकलता है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तब उसको हम बोलते हैं हीमोपेटाइसिस। और हीमेटोमेसिस मतलब उसको हम बोलते हैं जब वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग के दौरान जब ब्लड निकलता है उसको हम बोलते हैं, मतलब ब्लड विद वॉमिटिंग, उसको हम बोलते हैं हीमेटोमेसिस। तो ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, इसको आप थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नर्सेस डे कब मनाया जाता है। तो नर्सेस डे का आप सबको पता है, हमने जब नर्सिंग शुरू करी होती है तब से ही मतलब हम सेलिब्रेट करते आते हैं। तो अभी जो आने वाला है 12th मई को हम मनाते हैं नर्सेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफिब्रिलेटर में जो अडल्ट के पैड्स होते हैं जिससे हम शॉक देते हैं, मतलब पैडल्स होते हैं जो, उसमें बस अडल्ट के ही होते हैं या फिर पीडियाट्रिक पैडल्स भी होते हैं? जितने भी डिफिब आते हैं, हर डिफिब के साथ अडल्ट प्लस पीडियाट्रिक दोनों आते हैं। मे भी आपने कभी नहीं देखा होगा, जो अडल्ट वाले हो गए, जब आप उसको उठाओगे तो पैडल को, जब ऊपर वाला पैडल आप रिमूव कर देते हो तो नीचे वो छोटे छोटे मतलब उन्होंने पैडल बना रखे जो कि पीडियाट्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने नहीं भी करे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे बहुत कम होता है कि हम बच्चों को शॉक देते हैं। लेकिन जिन्होंने पीडियाट्रिक आईसीयू में काम करा उनको ऑब्वियसली पता होगा, और जिन्होंने मेडिकल या कार्डिक आईसीयू या ऐसे वाले आईसीयू में काम करा है तो उनको शायद ना पता हो। तो उसको जब आप रिमूव करोगे तो नीचे से छोटे वाले पैडल्स होंगे जो कि हम बच्चों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एम्बू बैग, मतलब एम्बू जो है उसकी फुल फॉर्म थी। तो जो एम्बू है उसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोड ब्लू टीम कितने टाइम में पहुंचनी चाहिए साइट पे जहां पे कोड ब्लू होता है। तो कोड ब्लू टीम का आपको पता है कि उसमें आईसीयू के कुछ डॉक्टर आते हैं, कुछ टीएल आते हैं, और कुछ सुपरवाइजर्स आते हैं, और कुछ फ्लोर कोऑर्डिनेटर आते हैं। मतलब हर एक स्पेसिफिक जगह के स्पेसिफिक हॉस्पिटल में अलग अलग बंदे उन्होंने चूज़ कर रखे होते हैं, जो भी जब भी कोड ब्लू होता है तो वहाँ पे जाते हैं। तो जो टीम है पूरी वो कितने टाइम के अंदर पहुँचनी है, यही क्वेश्चन था। तो वैसे तो लेस दैन 3 मिनट होता है, मतलब 2 मिनट हम नॉर्मल मान के चलते हैं, क्योंकि विद इन 2 मिनट जो भी टीम है वो साइट पे पहुंचनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी कोड ब्लू हुआ हो। लेस देन 3 मिनट वैसे आप बोल सकते हो, या फिर अगर आपको 2 मिनट की ऑप्शन आती है तो जो राइट आंसर है वो 2 मिनट ही होगा। सो नेक्स्ट था कि कोड ब्लू के दौरान जब आप सीपीआर करते हो या फिर आप पल्स चेक करते हो तो पल्स की साइट कौन सी होनी चाहिए? फेमोरल होनी चाहिए, रेडियल होनी चाहिए, ब्रेकियल या फिर कैरोटिड? तो इसमें हमेशा याद रखना है कि हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। तो अगर सीपीआर की रेशो की बात करें तो वो भी क्वेश्चन आया था 30:2 जो कि नॉर्मल रेशो होती है इसकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों के अंदर, मतलब 30 दिन का कोई बच्चा है उसको विटामिन के आप इंजेक्शन दे रहे हो तो आप कौन सा मसल है वो प्रेफर करोगे? आपको पता है कि बच्चों के हम थाइस पे जो इंजेक्शन है वो लगाते हैं, हमेशा मसल वही प्रेफर करते हैं छोटे वाले बच्चों के, लेस देन 1 मंथ वाले। तो अगर स्पेसिफिक मसल का नाम पूछे तो वेस्टस लेटरलिस, इस मसल में हम बच्चे को इंजेक्शन दे सकते हैं विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्रैश कार्ट इज़ यूज टू कीपिंग, मतलब कौन कौन सी मेडिकेशंस रख सकते हैं उसमें, वो आया था। उसमें नारकोटिक्स लिखा था, हाई रिस्क लिखा था, इमरजेंसी मेडिकेशन लिखा था, और इन्वेंट्री मेडिसिन लिखा था। तो क्रैश कार्ट में आपको पता है कि हम हमेशा इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें मोस्टली सारी इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो हम रखते हैं। मतलब जब भी पेशेंट क्रैश होता है, क्रैश कार्ट का जो मेन नाम है, क्रैश का मतलब है पेशेंट क्रैश हुआ है, और कार्ट हम बोलते हैं किसी ऐसी मतलब चीज़ को जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो हमेशा ही इसलिए जो भी क्रैश कार्ट होता है नीचे व्हील लगे होते हैं। आप जैसे ही पेशेंट क्रैश होता है आपको जस्ट क्रैश कार्ट उठाना है और साइट पे पहुंचना है,
और वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है। इवन पेशेंट को इंटूबेट करने से लेके एंड तक उसको हर एट्रोपिन एपी जो भी मतलब एमरजेंसी मेडिकेशन होती है वो हम पेशेंट को वहाँ से लेके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच सोल्यूशन यूज टू क्लीन कैनुला साइट। तो जब भी आप कैनुला लगाते हो तो उसको क्लीन हम करते हैं 70% अल्कोहल स्वैब से। मतलब पहले तो आप टॉनिकेट या बांध लेते हो, उसके बाद आप अपनी वेन प्रेफर करते हो, जो भी वेन आपने प्रेफर करी है, जो भी जहाँ पे आपको लगता है कि कैनुला लगेगा, उसके बाद उसको 70% अल्कोहल स्वैब के साथ क्लीन करना है। अगर अल्कोहल स्वैब नहीं है तो 2% क्लोरहेक्सिडेन जो आता है उसके साथ क्लीन करना है और फिर आपको कैनुला लगाना है। तो इसमें कभी भी बीटाडीन वगैरह या फिर AHD वगैरह के ऊपर टिक मत करना कि उसके साथ, क्योंकि बीटाडीन या AHD हम तभी यूज़ करते हैं जब हम सेंट्रल लाइन डालते हैं, तो उस टाइम पे हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। अदरवाइज 2% क्लोरहेक्सिडेन या फिर 70% अल्कोहल स्वैब के साथ हम क्लीन करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।